कि जनाब तलाक हो गई है, अब सामान जहेज़ कैसे लिया जाए साबका खामन से। ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसके लिए आप, ज़ाहिर है जो खातून है उसने फैमिली कोर्ट में एक दावा दायर करेगी जिसमें बताए कि जनाब मैंने इस वक्त शादी हुई, इतने बच्चे पैदा हुए और ये डाइवोर्स हो गई है, खुला हो गई है, जैसे भी डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज हुई है, ये चीज़ें मेरे घर वालों ने, वालदैन ने मुझे जहेज में दी थी, उसके साथ लिस्ट लगाए। अब लिस्ट जो लगाएं उसमें वो तफसील लिख देंगे, ये भी दिया था, ये भी दिया था, ये भी दिया था। आला अदालतों का ये फैसला आ चुका कि लिस्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। वालदैन कुछ ना कुछ तो ज़रूर अपने बच्चियों को देते हैं, पाकिस्तान का कल्चर ही ऐसा है। लेकिन आप लिस्ट ज़रूर लगाएं, लिस्ट बनाएं, उसमें वो चीज़ें लिखें, लेकिन झूठ मत लिखें। साबका खामद को नीचा दिखाने के लिए झूठ ना लिखें। अगर झूठ लिखेंगे कि जी ठीक है जी, हम 50 लाख का सामान लिख देते हैं, बाप आपका रक्षा चला रहा हो और सामान्य जहेज आप कहें जी मैंने 50 लाख का मेरे अब्बा ने मुझे दिया था, तो क्या ऐसा फिजिबल है? ये झूठ मत लिखें। किसी के कहने पर, किसी भी वकील के कहने पर, किसी दोस्त के कहने पर मत झूठ लिखें। झूठे पर खुदा की लानत होती है। आपका अपना केस ही खराब हो जाएगा। आप कहेंगे जी ठीक है, हमने 20 लाख लिख देते हैं, चलो 10 लाख तो मिल ही जाएगा ना, इसको ज़रा मज़े चखाए, क्योंकि ज़ाहिर दुश्मनी पैदा हो चुकी होती है। वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे का लिबास होते हैं, जो यक जान दो कालब होते हैं, जब उनकी सेपरेशन होती है तो वो एक दूसरे के इतने दुश्मन बन जाते हैं कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और इस तरह फिर झूठा आपको सामान जहेज आपका मिलेगा, लेकिन आप सच्ची लिस्ट बनाएं, जनाब ये था, ये था, ये था। झूठी बनाएंगे ना तो उसमें आपका अपना ही नुकसान हो सकता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन जब होगा, जिरा होगी, हो सकता है कि आपसे जो सवाल पूछे जाए आप उनका सही जवाब ना दे सके। मसलन आपकी शादी हुई है जो है वो 1996 में, तो 1996 में एलईडी तो नहीं था ना, आपने लिख दिया एलईडी मुझे दिया है मेरे बाप ने, तो एलईडी 1996 में कहाँ था? वो तो वीसीआर का दौर था, टेलीविजनों का दौर था, इलेक्ट्रा का दौर था, सोनी का दौर। फिर आप वो चीज़ें लिख दें, आप लिख दें जी 98 में शादी हुई है, मेरे वालिद ने मुझे जो है ना वो फलां कंपनी का मोबाइल फ़ोन दिया था। तो ये ऐसी हरकतें ना करें। सच्ची लिस्ट बनाएं, जो वाक़ई दिया था वो अदालत उसको देखेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, आपने अपनी गवाहियाँ पेश करनी है, आपके साबका ख़ावंद ने अपनी गवाहियाँ पेश करनी है, वहाँ पर डिसाइड होगा। उसमें वीडियो फिल्म तस्वीरें दिखाई जाएंगी, जनाब ये जहेज़ की तस्वीरें बनी हुई हैं, ये लोग गवाह थे उस वक़्त, इनके ऊपर जिरा कर लें कि ये दिया था या नहीं दिया था। तो अदालत फिर ऑर्डर करेगी कि जनाब ये सामान इसका जिस हालत में है इसको दे दिया जाए, या इसकी इतनी कीमत बनती है वैल्यू, क्योंकि ज़रा डेप्रिशिएट हो जाता है सामान की। अगर वो कीमत खातून मांग रही है तो वो तो ज़ाहिर है 20-25 साल या 15 साल 20 साल अगर इस्तेमाल हुआ तो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। वो फिर अदालत एक वैल्यू भी डिटर्मिन करती है, या तो इसको सामान दिया जाए या इसको ये वैल्यू दी जाए, तो फिर उसे वो सामान जहेज मिल जाता है। कोशिश करें दोनों पार्टीज, मर्द हो या खातून, इस तरह के मामलात में तमाशा ना एक दूसरे को बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। अगर औलाद भी है और सेपरेशन हो चुकी है और जहेज का केस चल रहा है अदालतों में, तो बच्चों के अंदर नफरत पैदा हो जानी है। माँ ये समझती है कि मैं बच्चे मेरे पास हैं, मैं बाप के ख़िलाफ़ इनके दिल में नफरत भरूंगी, वो उसमें कामयाब भी हो जाती है। लेकिन ये सोचें कि वो तो उसकी औलाद है, आज नहीं तो कल उसका दिमाग दुरुस्त उसके साबका खामंद का हो जाएगा, तो बच्चों की वेल विशर वो बन सकता है। बहरहाल सामान्य जहेज ज़रूर मिलेगा जनाब, लेकिन लिस्ट सच्ची बनाएं। मुसलमान झूठ नहीं बोला करता, किसी के ऊपर बहुतान नहीं लगाता। हमने अपने आप को मुसलमान साबित करना है। हम जो है वो इंतकाम में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम जनाब ना
इतना कुछ लिख देते हैं कि बस अल्लाह हाफिज हमारा। 12 ज़माने जहेज़ जो मांगा जाए वो मांगा जाए जो वाकई हो, आपको आपके वालिदैन ने दिया था और आपको ये मिलेगा भी इंशाल्लाह। हाँ जी, ये क्वेश्चन के मुश्तरका खाते है और उसमें आपने ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, तो उसका कब्ज़ा कैसे मिलेगा? देखिए, मुझे पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा मसला है मुश्तरका खातों का। पाकिस्तान में लिटिगेशन की बहुत बड़ी वजह ये मुश्तरका खाते भी हैं और इस वजह से सैकड़ों लोग हर साल कत्ल भी हो जाते हैं मुश्तरका खाते के मसाइल की वजह से। तो मुश्तरका खाते की ज़मीन अगर कोई है और आपको खरीदना चाह रहे हैं, तो फिर मुझे आप ये बताएं कि कब्ज़ा कैसे आपको मिलेगा? कैसे वो एलोकेट होगा? कैसे उसकी हद बरारी होगी? कैसे वो कहा जाएगा कि जनाब ये टुकड़ा आपका है? क्योंकि वो तो है ही मुश्तरका खाता। तो जब तक मुश्तरका खाते को तक़सीम नहीं कर लिया जाता, उस वक़्त तक आपको पोज़ेशन कैसे मिलेगा? अगर आप अपनी मर्ज़ी से पोज़ेशन किसी भी टुकड़े का ज़मीन का ले भी लेंगे, बाद में जब उसकी तक़सीम होगी, हो सकता है आपने वहाँ पर पैसे लगाए हों, मिट्टी डाली हो, कल्टीवेट ज़मीन को किया हो, वहाँ पे डेरा बना लिया हो, ट्यूबवेल लगा लिया हो, कोई गोदाम बना लिया हो, लेकिन बाद में वो तक़सीम में आपके हिस्से में ना आए, तो फिर उसका क्या उसकी फ़ेट होगी। तो इसलिए मुश्तरका खाते की ज़मीन जो है, जब तक तक़सीम नहीं उसका होगा खाता और एलोकेट ना हो जाए, उसकी हद बरारी ना हो जाए, डिमार्केशन ना हो जाए, तब तक आपको वो ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप खरीद लेते हैं, तो फिर उसकी तक़सीम करवाएँ पहले, तब आपका जो पीस ऑफ लैंड होगा, उस पे आपको पोज़ेशन मिलेगा। वरना फिर लड़ाई झगड़े ही हैं, जो मुश्तरका दूसरे लोग आपके साथ होंगे, जिनकी वो खाते में मुश्तरका हो के वो कहेगा जी ये मेरे हिस्से आता है, वो कहते हैं जी मेरे हिस्से आता है। तो ये फिर आपके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो जब भी आपने मुश्तरका खाते में से कोई ज़मीन खरीदनी है, तो पहले देख लें कि आपने फिर लिटिगेशन में जाके उसको तक़सीम करवाना है, तब आपको आपका प्रॉपर जो पोज़ेशन है पीस ऑफ लैंड का, वो तब मिलेगा। औरत को तलाक हो चुकी हो, यही क्वेश्चन है हमारे सामने, और वो अपने बच्चों की गार्डियनशिप लेना चाहती है, बच्चे उसके पास ही हैं, क्या उसको गार्डियनशिप मिल सकती है? ये है हमारा सवाल। देखें, नेचुरल गार्डियन तो बाप होता है, बाप को तो गार्डियनशिप लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि बच्चे जो हैं वो माँ के पास होते हैं, बाप ने जो है वो माँ को डाइवोर्स दे दी होती है, बच्चे माँ के पास ही रह रहे हैं, तो माँ ने उनके डे टू डे मामलात के लिए, अफेयर्स के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके बे फॉर्म के लिए, उनके मुख्तलिफ मामलात के लिए गार्डियनशिप की फिर ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए वालदा सिविल कोर्ट में गार्डियन कोर्ट होती है, सिविल अदालत नहीं होती हैं ये, तो गार्डियन कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करेगी कि जी मुझे गार्डियनशिप दी जाए। गार्डियनशिप के लिए जो है कि वो फिर अदालत उसको नोटिस करेगी बच्चों के बाप को, और फिर दोनों फ्री कैन की बातें सुनेगी, शहादतें लेगी, गवाहियाँ लेगी, फिर फैसला करेगी कि माँ को गार्डियनशिप देनी है या नहीं देनी। तो आप अगर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा, मुल्क से बाहर है या क्रिमिनल है, जेल में चला गया है, या बच्चों को खर्चा नहीं दे रहा, अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग गया है, और बच्चों के ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए माँ को बच्चों की गार्डियनशिप की अशद ज़रूरत है, तो अदालत इन तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए इंशाअल्लाह उसको गार्डियनशिप सर्टिफिकेट जारी कर देगी। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है कि आपके ख़िलाफ़ किसी शख्स ने झूठे बहतान बनाए हैं, आपके ख़िलाफ़ झूठी जो है वो
बातें की हैं, आपको वो बदनाम कर रहा है, इसके लिए कोई उसने अखबार में कोई इश्तिहार दे दिया आपके ख़िलाफ़, या कोई ऐसी दरख्वास्त थाने में दी है आपको बदनाम करने के लिए जो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, इससे आपकी हैसियत को नुकसान पहुंच रहा है, आपकी रेपुटेशन दागदार हो रही है, माशरे में और कानून की नज़र में और आपकी फैमिली की नज़र में आपको जो है वो गिराया जा रहा है, तो इसके लिए फिर आप जो है वो डैमेजेस का दावा करेंगे। दावा के दिला पाने के जनाब, मेरे ऊपर इसने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। झूठे इल्ज़ामात लगाने को जो लगाएंगे, इसको अब ये साबित करे कि ये जो जो बातें इसने फ़लाँ फ़लाँ जगह पर की हैं, ओरल की हैं या रिटन की हैं, कहीं दरख्वास्त मेरे ख़िलाफ़ किसी महकमे में दी है, थाने में जाकर इसने को मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है, उस पर ये बातें लिखी हैं कि जनाब मैंने इतनी शादियाँ की हैं, मैंने इतने लोगों के पैसे हड़प कर लिए हैं, मैं इस तरह का हूँ, मैं इस तरह का, यानी कि मेरी हैसियत को नुकसान पहुँचाया। तो उसके लिए फिर आपने सिविल कोर्ट में डैमेजेस का दावा करेंगे। डैमेजेस का जो दावा है उसमें आप उसके ऊपर सबसे पहले आप उसको एक लीगल नोटिस भेजेंगे कि 14 दिन के अंदर अंदर तुमने ये जो मेरे खिलाफ बातें की हैं इसकी खुलेआम माफ़ी मांगो और इतने पैसे मुझे अदा करो जो तुमने मुझे मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया। तो वो अक्सर लीगल नोटिस का जवाब लोग नहीं देते, तो लीगल नोटिस के बाद फिर आपने दावा करना अदालत में कर देना है। इसमें कोर्ट फीस लगती है। दावे में आप यही सारी बातें लिखेंगे जो लीगल नोटिस में भी दी होती हैं कि जनाब मेरे इस केस हरकत की वजह से मुझे कितना नुकसान उठाना पड़ा है, मेरे बच्चों की तरफ भी ये बातें गई हैं, मेरी फैमिली, मेरे ख़ानदान, मेरी माशरे में रिस्पेक्ट और मेरे प्रोफेशन, इनको नुकसान पहुँचा है। आप उसे कहेंगे जनाब, इसे कह के मुझे 10 करोड़ पे हर्जाना अदा करे या साबित करे जो इसने ये कहा है। तो ये बड़ा एक पावरफुल किस्म का दावा होता है और ऐसे लोग फिर जिन्होंने झूठ बोला होता है वो भागते हैं, फिर मिन्नत तरले पे उतर आते हैं। तो ये इसका इलाज है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई इस तरह की हरकत करता है तो आप उसका इस तरह जवाब दें। हाँ जी, ये प्रोपोज़िशन, ये क्वेश्चन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब आप अपना केस अपने वकील साहब को दे देते हैं तो फिर आपने अपने वकील साहब से कैसे रब्ता रखना है और उनसे एक्सपेक्ट क्या करना है। मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करूँ। हालात इतने बिगड़ चुके हैं हमारे माशरे के कि किसी को किसी के ऊपर एतबार नहीं रहा। जब सगे बाप, सगा भाई अपनी बेटी बहनों का हक़ विरासत खा रहा हो, ना दे रहा हो, तो फिर आम आदमी पर एतबार तो वैसे उठ जाता है। तो आप अगर विरासती प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने जा रही हैं बेटी बहन, तो आपने वकील इसके लिए एंगेज किया है, तो वकील साहब के साथ आपका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इस हवाले से हम मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जो भी वकील साहब की हैं पहले खूब गौर व फिक्र करके करें, उनको सोच विचार कर लें, टाइम बेशक लगा लें, लेकिन नशिस्त कर लें वकील साहब से अच्छी खासी। लेकिन याद रखें, जब आपने अपने वकील साहब कर लिए हैं केस के लिए, फिर उनके ऊपर ट्रस्ट करें, उनको मशवरे ना दें, क्योंकि मशवरे वकील ने देने होते हैं, आपने नहीं देने होते। वकील साहब को पता होता है कि केसेस को कहाँ स्लो करना है, कहाँ फास्ट करना है। क्योंकि वरासती प्रॉपर्टी के केसेस में ख़ास तौर पर जब दुश्मन जो है वो कोई और नहीं है, सगा बाप या सगा भाई है, तो ऐसी सूरत में वकालत कितनी मुश्किल हो जाती है। तो आपका असल डिसीजन ये है कि आपने अपने कौन से वकील साहब किए हैं।
जब आपने इत्मीनान कर लिया है तो फिर उनको, वकील साहब को दिन रात तंग मत करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, फ़ोन करके, अब क्या होगा, अब उन्होंने ये कर दिया, अब उन्होंने ये कर दिया, अब हमने ये कर दिया। ये चीज़ें जो है ना, आपके वकील साहब के असाब पर जब आप तारी हो जाएंगे तो आपका केस वो फिर उस तरह नहीं लड़ सकेंगे जिस तरह वो चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी ये फील्ड नहीं है। अगर ये फील्ड आपकी होती तो फिर आप वकील क्यों करते, खुद ही अपना केस अदालत में ले जाते, खुद ही लड़ते। जब आपने वकील साहब कर लिए हैं, जो भी किए हैं, जैद किया है, बकर किया है, उनके ऊपर फिर मुकम्मल ट्रस्ट रखें। इतना ज़रूर रखें कि आपको पता हो कि इस डेट पर क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन इंस्ट्रक्शन ना दें अपने वकील साहब को, मशवरे ना दें, क्योंकि आपने, ज़रूरतमंद तो दीवाना होता है, उसने कहना इसको ये भी कर दें, उसको ये भी कर दें, उसको ये भी कर दें। भाई, अगर ये सारा कुछ आपने खुद ही करना था तो फिर आपने वकील साहब क्यों किए? आप खुद ही चले जाते अदालतों में, खुद ही केस लड़ते। अब आप मशवरे दे दे के अगर अपने वकील साहब की मत मार देंगे, उनको टेंशन देंगे, तो वो आपका केस अच्छी तरह से नहीं लड़ सकेंगे। वो बददिल हो जाएंगे कि ठीक है, इससे मैंने फीस तो ले ली है, लेकिन इसने तो मेरा नाक में दम रख कर रखा है, इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। तो हर वक्त 24 घंटे टेंशन, अब ये मैसेज, अब ये मैसेज। तो उससे क्या होगा? आपने जिस शख्स की ये जिम्मेदारी लगाई है कि आपने मेरे हकूक़ के लिए लड़ना है, आपका अगर उसके ऊपर अदम एतमाद होगा, अदम तावन होगा, तो वो आपके लिए कैसे लड़ सकेगा? फौज को अगर अपने कमांडर पर ही यकीन नहीं होगा कि मेरा कमांडर जो है वो सही लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा, तो फिर फौज कैसे लड़ सकेगी? कमांडर ने लड़ाना ना। तो अब कमांडर को ही अगर फौजी इंस्ट्रक्शन देगा कि कमांडर साहब, जनरल साहब, आप अब ये करें, आप दाएं मुड़ जाएं, आप बाएं मुड़ जाएं, तो फिर उसने आपका केस खाक लड़ना है। ये रवैया बड़ा अफसोसनाक है। एक तो हमारा निज़ाम में अदल व इंसाफ इंतहाई कमज़ोर है, स्लो बहुत है, मसाइल हैं बड़े। केस सिविल कोर्ट में अगर आपके खिलाफ हुआ है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ख़राब हो गया, हाई कोर्ट पे जाकर उसने ठीक होना होता है। ये 3 स्टेजेस हैं। लेकिन ये जो विरासती प्रॉपर्टी के क्लाइंट्स होते हैं, वो चाहते हैं जी बस अगर हम पहली अदालत में नहीं जीते तो आगे कैसे जीतना है। ये जो रवैया है ना, ये जब केस अपने वकील साहब को देते हैं तो उस वक्त वो बड़े सबमिसिव होते हैं कि जी ठीक है, मेहरबानी करें, हमारा ये काम। लेकिन जैसे केस चलना शुरू होता है, वो कहते हैं जी वो हो अभी तक हमें हिस्सा हमारा मिला नहीं। भाई, बाप ने 50 साल नहीं दिया, भाई ने 30 साल से दबा कर बैठा हुआ है, तो अदालती निज़ाम देखें आप। तो मैं आपको ये, मेरी ये राय है तजर्बात की रोशनी में, आप अपने वकील साहब से ज़रूर पूछें कि आप क्लाइंट हैं कि सर क्या हमारा केस इस वक्त किस स्टेटस पर है, लेकिन मशवरे ना दें। वो अगर कह रहे हैं जी हमने इस तरह लेकर चलना, अब आप उसको ना मशवरे दें। 10 लोगों से आप मशवरे करके, 10 वीडियोस देखकर, 10 लोगों की बातें सुनकर आप एक नया मशवरा अपने वकील साहब को देंगे तो आप अपना केस ख़राब कर रहे हैं। वकील साहब के पास फुल अख्तियारात होते हैं जब आप वकालतनामा लिख के देते हैं कि ये आपकी तरफ से जाके वहाँ पर पेश हो रहा है, आपका नुमाइंदा बनकर पेश हो रहा है, गोया कि आप खुद पेश हो रहे हैं। तो इसलिए मेरी ये जो बातें हैं तजर्बात की रोशनी में, आप वाकई चाहते हैं कि आपका केस मजबूत रहे और आपके वकील साहब अच्छी तरह केस लड़े, तो ये सिलेक्शन करते वक्त सोचें कि आपने वकील साहब जो करने हैं वो कैसे हैं, किस तरह के हैं, क्या नहीं है। लेकिन जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उनके ऊपर एतबार करें। उम्मीद है कि आप मेरी इन मारूज़ात पर गौर करेंगे, और जब आपने केस करना है, किसी तरह का भी केस हो, तो अपने वकील साहब पर एतबार करना सीखें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में ख़वातीन को हक़ वरासत देने का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ही गंभीर है। ख़वातीन को विरासती हक़ नहीं दिया जाता। अब ख़वातीन ब्याही जाती हैं, अपने घरों को चली जाती हैं, माँ बाप अगर फौत हो चुके हों तो वो भाइयों से अगर अपना विरासती हक़ मांगती हैं तो भाई जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। भाभियाँ कहती हैं कि अब इस घर में कदम ना रखना, तुम हमसे हिस्सा क्यों मांग रही हो।
लेकिन उधर से औलाद उसे कहती है कि माँ, हमारे ननिहाल वाले खुशहाल हैं और आपको विरासती हक अगर मिले तो हम भी खुशहाल हो सकते हैं। तो ये बच्चों का मुतालबा को बुरा नहीं है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक है कि आपको आपका हक मिलना चाहिए। जो हक मेरे अल्लाह पाक ने दिया है, कुरान ने दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से लेकर हमें दिया है, तो फिर उससे महरूम किया जाना कितना बड़ा जुल्म है। इतना बड़ा ये जुल्म है कि जो अपनी बहन या बेटी का हक विरासत मारता है उसकी बख्शिश नहीं है, ये गुनाह कबीरा है। ये हद है जो अल्लाह ताला ने बयान किया। अल्लाह ने कुरान मजीद में वाज़ेह फरमा दिया कि इसका ये हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है। तो अल्लाह की जो हद को तोड़ता है उसकी बख्शिश नहीं है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि बेटी बहन कहती है कि जनाब मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, जो प्रॉपर्टियाँ कुछ बेच दी हैं, कुछ कब्ज़े में हैं भाइयों के, और मुझे मेरा विरासती हक चाहिए, तो मैं अब क्या करूँ। तो उसके लिए कोशिश करें कि जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करवाएं, उनकी निशानदेही करें। उस इलाके के रजिस्ट्रार के पास जाएं जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, उस इलाके के पटवारी के पास जाएं, वहाँ जाकर दरख्वास्त दें कि जनाब मेरे वालिद के नाम ये प्रॉपर्टी थी, अब उसकी क्या स्टेटस है। तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे। बाज़ औक़ात वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देते आपको पटवारी, वो दूसरी पार्टी से मिले होते हैं। तो आपने एड्रेस लिख देना उसका कि जी फ़लाँ जगह पे मेरे अब्बा की प्रॉपर्टी थी, फ़लाँ जगह पे मेरे अब्बा जान की प्रॉपर्टी थी, फ़लाँ जगह पर है, फ़लाँ जगह पर थी, वो बेच दी गई है। जो अगर बिक भी गई होगी ना, तो अगर आपका विरासती हक बनता है ना, तो वो जिसने ख़रीदी होगी उससे अदालत आपको लेकर देगी। इसको कहते हैं लिस्पेंडेंसी। तो डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं हैं और आप विरासती हक अपना लेना चाहती हैं बेटियां बहनें, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर दें, लिख कर दे दें अदालत में, बयान करें, पर्टिकुलर्स डिस्क्रिप्शन में लिखें कि जनाब फ़लाँ इलाके में भी प्रॉपर्टी अब्बा की है। आप अदालत ऑर्डर करे उनको कि जनाब उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर आएं। अदालत के पास एम्पल पावर है, सिविल कोर्ट के पास बहुत ताकत है। इतनी ताकत है कि क्योंकि ये मामलात जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सिविल कोर्ट ये ऑर्डर करती है। तो इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए, बस सब्र से काम लेना है। टाइम लगता है क्योंकि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम बड़ा कमज़ोर है, स्लो है, प्रेशर बहुत है इसके ऊपर। लेकिन ये है कि जीत हमेशा हक की होगी, क्योंकि अल्लाह पाक हक के साथ होता है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तब भी आप अपनी विरासती हक का, मेरी बेटियां बहनें जो हैं वो हिस्सा लेने के लिए केस दायर कर सकती हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपका जो है वो साथ देगा। ये जो सवाल है कि एग्रीमेंट टू सेल आपने किया, आपने कुछ रकम प्रॉपर्टी की अदा भी कर दी, लेकिन मालिक अब आपको उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा नहीं दे रहा और ना ही बकाया रकम आपसे वसूल कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो हल है, इस प्रपोजिशन का जो हल है, ये जो मसला है, इसके लिए आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा सिविल कोर्ट में करना होगा। दावा इस्तकरार हक, कि ये एक हक आप क्रिएट हुआ था, आपने एग्रीमेंट टू सेल किया, पैसे कुछ दे दिए, अब जो मालिक है प्रॉपर्टी का, घर का, ज़मीन का, उसकी नीयत ख़राब है, वो ना तो आपको कब्ज़ा दे रहा है, ना आपसे बकाया पैसे ले रहा है। तो इसके लिए फिर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करना पड़ेगा सिविल कोर्ट में। इसमें कोर्ट फीस भी लगती है और इसमें ये होता है कि आप स्टांस देते हैं जाकर अदालत में कि जनाब मेरे साथ इसने एग्रीमेंट किया, अब वो उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर रहा। और इसमें यह भी होता है कि फिर आपने जो बकाया रकम वो नहीं ले रहा होता, बैलेंस रकम जो भी आपने अदा करनी होती है वो भी आपने फिर अदालत में जमा करवा देनी होती है, अपनी सच्चाई साबित करने के लिए, अपनी बोनाफाइडी साबित करने के लिए कि जनाब
मैं तो इसको पैसे दे रहा हूँ, ये नहीं ले रहा, ये आपने फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करेंगे तो अदालत फिर दोनों पार्टीज को बुलाकर शहादतें लेगी, एविडेंस लेगी और फिर उसको डिसाइड करेगी। तो इस तरह का जब भी कोई मसला बने कि आपने एग्रीमेंट को किया, दूसरी पार्टी उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर रही, तो उस एग्रीमेंट को पूरा करवाने के लिए आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करना होता है। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा जो है प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि आप जो हैं वो एक ऐसे केस की जो है वो आपको उसका सामना है कि एक शख्स ने आपके खिलाफ अदालत में जाकर केस कर दिया कि जी इसने मुझसे ज़बानी वायदा किया था ये घर बेचने का और मैंने इसको 20 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए थे और बाकी 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए रहते हैं, ये वो पैसे नहीं ले रहा और ना ही मुझे घर का कब्जा दे रहा है। ये लोग झूठा केस भी कर देते हैं। तो अगर आपको इस तरह के झूठे केस का सामना अगर करना पड़े तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑरल एग्रीमेंट को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अदालत जिसने आपके ऊपर झूठा केस किया होगा, अदालत उसको कहेगी ठीक है आप गवाहियाँ लेकर आओ, वो बंदे 2 गवाहियाँ भी पकड़ कर बेशक ले आए, लेकिन अगर अब 20 लाख रुपया जो है वो किस तरह दिया गया, क्या पे ऑर्डर में दिया गया, चेक में दिया गया, कैसे अदा किया गया, अगर वो कहेगा ये नकद दिया गया तो नकद रकम तो लोग उठा कर नहीं ना इस तरह फिर रहे होते हैं। तो हालातों वाक़यात को देख कर कि अगर आपको ऊपर किसी ने ऑरल एग्रीमेंट का ज़बानी मुआहदा का केस कर दिया है कि आप उसकी तामील नहीं कर रहे, तो आपने घबराना नहीं है, हौसले से काम लेना है और सच्चाई इंशाल्लाह ताला हमेशा खुलकर सामने आती है। आप ऐसे केस का सामना करें और वहाँ साबित करें जनाब कि मेरा इसके साथ कोई ज़बानी मुआहदा नहीं हुआ था, ना इसने मुझे कोई पैसे दिए हैं। ज़बानी मुआहदा पेश जो साबित करना होता है कि कब हुआ, कहाँ हुआ, किन लोगों के सामने हुआ, जिन लोगों के सामने हुआ है वो फिर अदालत में उनको बुलाया जाएगा, उनके ऊपर जिरा होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी और फिर ये सारी बातें देखी जाएंगी और अदालत फिर कंक्लूड करेगी कि आपके खिलाफ ये जैली दावा किया गया है या सच्चा दावा किया गया है। तो इसलिए इसका हल यही है कि अगर आपके खिलाफ कोई बंदा कह देता है जी एग्रीमेंट टू सेल किया है मेरे साथ इसने, या ज़बानी मेरे साथ कोई इसने ऐसी बात की है, मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, झूठ मूठ उसने आप पे इल्ज़ाम लगाया, तो उसमें फिर आपको ये जो उसका स्टांस है उसको गलत साबित करने के लिए जो वो गवाहियाँ लेकर आएगा ऑरल एग्रीमेंट की, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन में जिरा में जो है ना उसको आपने फिर गलत साबित